हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा का परिक्षेत्र पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप हमारा वीडियो ध्यान से देखते हैं और अंतिम तक देखते हैं तो निश्चिंत रूप से आप जो है अवहट्ट भाषा से संबंधित सारी जानकारियां और गहन जानकारियां आपको प्राप्त होंगी, जो टेट, सीटेट, सुपर टेट इत्यादि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा से संबंधित जो है बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने अपभ्रंश भाषा संबंधित जो है 10 वीडियोज़ बनाए हैं, जो मतलब शुरू से लेकर उसका अंत तक है और आपको कहीं जो है कुछ छूटने वाला नहीं है, सब बताया गया है। और थोड़ा हमारा वीडियो जो है 10 वीडियो इस नाते हो गया है कि मैं कोई भी जानकारी आपको आधा अधूरा नहीं देना चाहता, आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और संपूर्ण जानकारी के लिए आपको समय देना पड़ेगा और हमको भी समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए, बिना समय गंवाए कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और किसी भी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए या किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है और शॉर्टकट का रास्ता सदा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप सरसरी नज़र से पढ़ेंगे, गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में जो आप गंभीरता से नहीं पढ़ रहे हैं और जो सरसरी नज़र से पढ़ते जा रहे हैं उसी में कुछ ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं और जब प्रश्न छूट जाते हैं तो बाद में जो वही प्रश्न आ जाता है तो आप कहते हैं तो मैंने पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझिए और उसके अपने अंतस्थ में कंठस्थ कर लीजिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो चूँकि अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियोज़ अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं अपभ्रंश भाषा का 10 वीडियोज़ बना चुका हूं, जो भारतीय आर्य भाषा से मैं शुरुआत किया हूं, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यहाँ देख सकते हैं जो मेरा पूर्व का वीडियो है 10 पार्ट में, उसमें मैंने क्या पढ़ाया है। क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए उसकी भूमिका बताना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर किसी भी फिल्म या पिक्चर का शुरुआत आप नहीं देखेंगे तो मध्य और अंत समझ में नहीं आता है। और इस नाते मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्टकट से बता रहा हूँ कि जो है कि मैं आगे क्या पढ़ाया हूँ और आपको कालक्रम और घटनाएं जिस तरह चल रही हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए भारतीय आर्य भाषा, यहाँ मैं प्राचीन जो लिखा है कोष्ठ में कर दिया है, मुख्य रूप से उसको हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, जिसको हम प्राचीन भी कह सकते हैं या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का साहित्य भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ लेंगे भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 3 खंड है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मतलब 500 साल का वर्ष। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व मतलब जब हमारे ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ है तो ईसा पूर्व से 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है, और ईसा पूर्व से 2000 ईसा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ ईसा पूर्व है और ईसा पूर्व कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के समय से। ईसा मसीह, ये बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए 0 वर्ष है तो 0 वर्ष है आपका, तो 0 वर्ष मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय जो है ईसा पूर्व, ईसा उसको ईसा कहते हैं या ईसवी कहते हैं।
तो यहाँ से आप जो जीरो है, इस जीरो से 1500 वर्ष आप आगे जाइए। कितना? 1500 वर्ष। ठीक है, तो 1500 वर्ष, चूँकि ये जो है ऊपर जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब ईसापुर से ऊपर, तो इसको हम यहाँ कहेंगे 1500 ईसा पूर्व। तो ये जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था, ये 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक गया है? 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये आपका कितना इसमें समय हुआ? 1000 वर्ष का। ठीक है, 1000 वर्ष का आपका समय यहाँ था। मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 वर्ष का था, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय, यह 500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, तो जो आपका मध्यकालीन है, आप यहाँ 500 आपका यहाँ आ गया, 500 ईसा पूर्व कहाँ आ गया? 500 ईसा पूर्व ऊपर हो गया, और फिर कह रहा 1000 ईसा पूर्व। बस ये जो आपका हेडलाइन है, इसके नीचे आया, मतलब यहाँ ईसा पूर्व से अब इधर आ रहे हैं। जब ईसवी कहेंगे तो नीचे आएंगे, और ईसा पूर्व कहेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो 1000 तक ये आया, मतलब ये आपका समय भी ये 1500 वर्ष है। कितना समय है? ईसा से आपका जीरो से लेकर के 500 ऊपर, और ईस्वी से 1000 इधर, मतलब कुल मिलाकर 1500 वर्ष का आपका जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय था। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा था, उसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। मतलब आपका जो है यहाँ 1000 हुआ, 1000 से आपका जैसे आज चल रहा है 21वीं सदी चल रहा है। ठीक है, तो आपका 1000 से 21वीं से मतलब समझिए 1100 वर्ष इधर भी हो गया। तो जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है, वो आपका 1100 वर्ष हो रहा है। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था, वो 1500 वर्ष था, और जो आपका प्राचीन आर्य भाषा का समय था, वो 1000 था। ठीक ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसमें 2 भाग किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, उसका कितना भाग किया गया है? 2 भाग किया है। एक वैदिक छांदस या यास्क, तो उसका जो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था, यहाँ मैं नीचे भी लिख दिया हूँ, ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैदिक छांदस या आस्क, इसको आस्क भी कहते हैं। इसका एक वैदिक छांदस का एक नाम जो है आस्क भी है, जो पाणिनि द्वारा संस्कृत में प्रयुक्त नाम है। ये पाणिनि जो थे, महर्षि पाणिनि, इन्होंने इसका नाम जो वैदिक छांदस था, उसका नाम क्या दे दिया था? आस्क दे दिया था। ठीक है, अब ये जो इसका समय था, जो वैदिक छांदस, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आपका 1000 का समय लगा है। कितना लगा है? 1000। तो 1000 में आप 500 वर्ष जो है आपका वैदिक छांदस या आस्क पाणिनि द्वारा संस्कृत उपनाम में, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये आपका समय जो है 500 वर्ष इसमें बीत गया। और दूसरा आपका लौकिक संस्कृत भाषा, जो दूसरा था प्राचीन आर्य भाषा में, उसमें जो है लौकिक संस्कृत भाषा में जो है आपका, इसका भी 2 नाम है। एक नाम इसका है लौकिक संस्कृत भाषा, और एक का नाम है भाषा केवल। ठीक है, तो इसका कालक्रम था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500, तो इसका भी जो समय था वो 500 वर्ष। कुल मिलाकर जो प्राचीन आर्य भाषा था, प्राचीन आर्य भाषा, उसमें जो है जो वैदिक छांदस था, उसका कुल टोटल समय कितना था आपका? 1000 वर्ष, जिसमें 500 वैदिक छांदस और 500 लौकिक संस्कृत भाषा। तो जो वैदिक छांदस है, इसमें जो है वेद पुराणों की रचना हुई, और जो लौकिक संस्कृत भाषा है, इसमें जो है श्रुति स्मृति और जो है जैसे कालिदास, भर्तृहरि, पाणिनि द्वारा ऐसे जो है लोगों का रचना हुई, और ऐसे लोग महर्षि और संस्कृत में विद्वान जो है प्रकट हुए थे। अब ये आपका पार्ट ख़त्म हो गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को मैंने इसको बृहत रूप से पढ़ा दिया, ये पार्ट ख़त्म हो गया। इसमें कोई जो है केवल कालक्रम की जानकारी ही महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा आपका है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मैंने आपको बताया है कि ये 500 ईसा पूर्व, मतलब ये जो हेडलाइन है, इससे जो है 500 ऊपर और जो है 1000 नीचे, मतलब 1500 वर्ष। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइन है ईसा पूर्व का, इससे 500 ऊपर और 1000 नीचे, कुल मिलाकर के 1500। इसका जो समय था वो कितना था? 1500 वर्ष। ठीक है, अब इस सबका 500 आ रहा है इसमें। तो इसमें भी देखिए 500 पाली का समय है,
500 प्राकृत का है और 500 जो है अपभ्रंश का है। ठीक है, सबका समय कितना है? 5500 है। ठीक है, देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था उसमें जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक कुल टोटल 1500 आप हो गया, ये आप समझ ही गए, जिसको 3 पार्टों में बांटा गया है, 500 500 500। तो वो जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं पाली भाषा। क्या कहते हैं? पाली भाषा या पाली भाषा का समय। इसका एक नाम और है प्रथम प्राकृत काल। इसका एक नाम और क्या है? प्रथम प्राकृत काल, जिसका कालखंड है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मतलब ये जो आपका हेडलाइन है, यहाँ देखिए, जो आपका हेडलाइन है यहाँ ईसा पूर्व, ईसा है 0 लिखा है, तो इस 0 से 500 वर्ष इधर जो काल था, मतलब ईसा पूर्व से 500 वर्ष का काल जो है किसका काल था? महात्मा बुद्ध का काल था। जब ईसा मसीह जन्म लिए थे उनसे पहले का जन्म जो है महात्मा बुद्ध का जन्म है। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म रहेगा तो उसी समय उनका साहित्य का भी जो है, उनका सारे उपदेशों का भी समय रहा होगा। तो उनकी जो भी उपदेश थे और उनके द्वारा जो भी बातें कही गई वो सब जो है किस भाषा में लिखा गया? पाली। किस भाषा में लिखा गया? पाली। ठीक है, तो ये ही पाली भाषा है। तो पाली भाषा जो है आपका, उसका कितना समय था ये आपका देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के, मतलब जो हेडलाइन है तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 0 से थोड़ा सा 1 वर्ष 1 ईस्वी आगे तक। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये पाली का जो है समय था, जिसमें भारत की इसको जो है एक नाम और है, इसको प्रश्न भी आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में सेट कर रहा हूँ कि कौन चीज़ क्या है। तो ये आपका जो है, इसको जो पाली भाषा है उसको भारत का प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। और दूसरा इसमें जो खूबी या विशेषताएं थीं, ये इसमें जो है बुद्ध के सारे उपदेश हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है आपका, मैं अपने चैप्टर पे आ रहा हूँ, ये मत समझिएगा मैं विषयांतर हो रहा हूँ, मैं अपने चैप्टर पर ही आ रहा हूँ। उसके बाद जो है दूसरा है प्राकृत। इस प्राकृत भाषा भी कहते हैं और प्राकृत का काल भी कह सकते हैं। इसको हम द्वितीय प्राकृत काल भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वितीय प्राकृत काल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका कालखंड जो है 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मतलब ये आपका जो यहाँ तक आया था, ये हेडलाइन तक आया था, इससे 500 ईसा ईस्वी तक आ गया। कितना आ गया? ईस्वी तक आ गया, क्योंकि अब इधर हम आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो ईस्वी में, और ऊपर जाएंगे तो ईसा पूर्व होगा। तो आपका जो है ये प्राकृत जो है, जो द्वितीय प्राकृत काल था, इसका भी समय 500 था, जिसका कालखंड था 1 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश, जिस प्रकार जो है पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश हैं, उसी प्रकार जो है जो प्राकृत भाषा है हमारा उसमें भगवान महावीर के जो है सारे उपदेश संग्रहित हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है जो महत्वपूर्ण है, जो हम पढ़ाने वाले हैं और जिसको थोड़ा पढ़ा चुके हैं, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तीसरा है अपभ्रंश और अवहट्ट। ठीक है, तो मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो तीसरा चरण था वो कौन था? अपभ्रंश और अवहट्ट का काल। ठीक है, कोई कवि और बहुत से विद्वान अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहते हैं और अवहट्ट को ही अपभ्रंश कहते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। ठीक है, इसमें के जो प्रमुख कवि हैं अपभ्रंश के, ये सब मैं विषय से आ रहा हूँ, जो मैं सब्जेक्ट उठाया हूँ अपभ्रंश और अवहट्ट का जो सब्जेक्ट उठाया हूँ वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ चुका हूँ, जिसको ध्यान से समझिएगा। तो अपभ्रंश को ही कुछ विद्वान जो है अवहट्ट की भाषा कहते हैं और कुछ विद्वान अवहट्ट को ही अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, जो अपभ्रंश के विद्वान थे वो अवहट्ट में भी गए हैं, कुछ रचनाएं अवहट्ट में उनका माना जाता है, कुछ विद्वानों का अवहट्ट का जो है जो साहित्य है उसी को अपभ्रंश का भी माना जाता है। तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे बृहद रूप से और व्याख्या करके पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं भी आपको कालखंड समझा रहा हूँ।
तो आपका जो अपभ्रंश था इसका कालखंड भी मैंने बताया था कि 500 है, पाली का भी 500 है, जैसे पाली का भी 500 है और प्राकृत का भी कितना है 500 है, और अपभ्रंश या अवहट, ये 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसको कोई विद्वान एक ही सब्जेक्ट मानता है। इसका भी समय कितना है 500 वर्ष, मतलब ये तीनों जो है 500 वर्ष का है, एकदम सीधा सीधा है। ये भी सीधा है। ये आपका है मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। और इसके पूर्व जो मैं आपको पढ़ाया हूँ प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, इसका भी समय आपको जो है 500 का है। पहला आपको मैंने बताया था वैदिक छांदस्य, यह भी जो है 500 वर्ष का है। और दूसरा मैंने आपको बताया था लौकिक संस्कृत, इसका भी समय जो है 500 वर्ष, ठीक है। ये भी 500, 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 सब सीधा सीधा ही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ईस्वी वाला वहाँ मैं बहुत शॉर्टकट में बताया था, थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ शॉर्टकट में। जैसे मान लीजिए एक मानचित्र बना करके जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। मान लीजिए आपका ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है, ईसा मसीह का जन्म, जिसको हम लोग ईसवी भी कहते हैं, इसे ईसवी, ठीक है। ये आपका 0 वर्ष हो, गणित में हम लोग पढ़ते हैं ना जैसे, उसी तरह ये 0 वर्ष है। तो ये आपका 3 खंड है, 1 2 3। अब यहाँ 500 का मैंने बना रहा हूँ रेखा चित्र। ये आपका 500 क्या हो गया ईसा पूर्व हो गया, ये इसमें भी आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 500 ईसा पूर्व, और ये भी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 500 ईसा पूर्व, ठीक है। ये तो आपका समय मैं बता रहा हूँ, इसका जो दूरी है वो दूरी आपका मैं बता रहा हूँ। ये आपका दूरी जो है 500 पर है, ठीक है, ये आपकी दूरी है, ठीक है। अब जो वैदिक छांदस का समय था वो ये था यहाँ तक, ये आपका समय हो गया वैदिक छांदस्य का। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका हो गया लौकिक संस्कृत, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो है ये आपका हो गया पाली भाषा। क्या हो गया पाली भाषा, ठीक है। अब यहाँ से भी नीचे मैं समझा दे रहा हूँ, इसके नीचे भी 500 ही वर्ष है, ठीक है, 500 वर्ष। लेकिन अब इधर देखिए ईसा पूर्व मैंने लिखा है, ईसा पूर्व लिखा है, और इधर क्या लिखा ईसा पूर्व लिखा है। अब इसके नीचे केवल हम ईसवी लिखेंगे। क्या लिखेंगे ईसवी, क्या लिखेंगे ईसवी। यही आपको हमको समझाने का मुख्य मकसद था। फिर इधर आइए, इधर भी 500 हो गया, ये समय बता रहा हूँ मैं 500 ईसवी। फिर इधर आइएगा, फिर 500 ईसवी, और फिर इधर भी आइए, इधर भी 500 ईसवी, ठीक है। कुल मिलाकर इधर हो गया 2000 आपका चल रहा है। ये आपका कुल टोटल कितना हुआ 5, यहाँ 0 से लेंगे तो भी 500 होगा, 5 5 10 5 15 5 20, मतलब कुल मिलाकर ये हो गया आपका 2000 वर्ष, ठीक है। 1500 वर्ष इधर हुआ, और 1500 ईसा पूर्व इसको लिखेंगे, और ये आपको लिखेंगे 2000 ईसवी, ठीक है। तो आपका जो है जो ये काल है ये आपका था पाली भाषा, मतलब महात्मा बुद्ध का काल हो गया, ठीक है। अब इधर का जो काल है ये मैंने ऊपर समझा, इसको मैं इधर समझा रहा हूँ। ये आपका जो 1 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, नहीं 500 ईसवी तक, 1 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसवी तक, ये आपका जो है महावीर का जो है काल था।
और जिसमें हम प्राकृत भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है अब यही देखिए, आपका ये आपका 500 जो है। अब आपका जो अपभ्रंश भाषा का काल है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, तो उसका भी समय 500 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, तो ये 500 वर्ष भी हुआ। लेकिन समय आप देखेंगे तो यहाँ आपको मैंने 1 लिखा है और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, इसका जो समय था वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ये किसका काल था, अपभ्रंश भाषा का। ये किसका काल था, आपका अपभ्रंश भाषा का काल था। ठीक है, अब जो है ये आपका चला है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। अब 1000 ईस्वी से लेकर के आपका इधर जो मैंने आपको बताया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समय आपका दिया है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है। ठीक है, मतलब 1000 इधर हो गया और 100 इधर हो गया, 21वीं सदी चल रहा है। इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपको, इसके जो है अवहट्ट भाषा जब ख़त्म हो रही है उसके बाद आपको मैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ाऊँगा। इसके भी 3 पार्ट हैं, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। इसका समय है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, जिसमें आपको प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, फिर उसके बाद मध्यकालीन हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, फिर आधुनिक हिंदी। ये हिंदी में आप पढ़ेंगे प्रमुख बोलियाँ, जैसे आपको जो है असमिया, उड़िया, खड़ी बोली, मराठी, गुजराती आदि। ठीक है, ये तो मैं आपको अवहट्ट भाषा के बाद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब ये 1000 हो गया, यहाँ से लेकर के 1000 हो गया। अब 1000 से अब तक, मतलब जो 21वीं हमारी सदी चल रही है, 2100 वर्ष। ठीक है, तो 21वीं सदी अब तक जो है ये हम लोग कौन भाषा पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य पर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो विषय है वो अपभ्रंश का है और अवहट्ट का है, जिसमें जो है ये दोनों संयुक्त है। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के अंतर्गत, मतलब ये जो है अपभ्रंश और अवहट्ट का काल है, अपभ्रंश और अवहट्ट का काल है। इसी के विषय में हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। और आज इतना आपने समय दिया इसको समझने के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आगे जो है आपको मैं अवहट्ट भाषा के विषय में पढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं अवहट्ट भाषा का परिक्षेत्र। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए, अवहट्ट भाषा का परिक्षेत्र, मतलब परिक्षेत्र में होता है उसका जो है क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर है तो उसके चारों तरफ कहाँ तक वह जो है अपना क्षेत्र जो है घेरता है, उसी को परिक्षेत्र कहते हैं। तो जो अवहट्ट भाषा था वो भाषा के संबंध में कितना क्षेत्र जो है अपना लिया था और कहाँ तक लिया था, उसी के विषय में जो है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है, अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। ठीक है, चूँकि यह अपभ्रंश भाषा से संबंधित है, अवहट्ट भाषा से संबंधित है, तो आपको थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग सेट होगा। तो इस कह रहा है कि अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। तो आप लोगों को मैंने बहुत पहले बताया है, परवर्ती शब्द, ये जो परवर्ती शब्द है, यह परवर्ती शब्द जो है शुद्ध तत्सम शब्द में है। तो इस नाते जो है इसको समझना कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि परवर्ती मतलब क्या होता है। एक होता है परवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, 2 चीज़ होता है। मैं आपका विलोम भी जो है सही करते जाऊंगा, आपका शुद्ध समृद्ध हिंदी की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, जिसमें कोई भी बात हो तो आपको खुलकर बता दूं। और मेन चीज़ होता है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, अगर आपको मीनिंग याद है तो आप उसका अर्थ भाव समझ जाएंगे, बाकी चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, जब तक आपको मीनिंग नहीं मालूम है, मतलब किसी भी भाषा का 90% समझ लीजिए मीनिंग जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण होता है? मीनिंग। अगर मीनिंग आपको मालूम है तो आप समझ लीजिए कि आपका भले उसको पढ़ न पावें, अगले से व्यक्त न कर पावें, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे तो आपका जो है मीनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ दे रहा है परवर्ती। ठीक है, तो परवर्ती का अर्थ होता है बाद में, परवर्ती माने होता है बाद में, और पूर्ववर्ती होता है आगे, पहले।
क्या होता है, पहले। तो चूंकि यहाँ दे रहा है अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। तो मैंने आपको इसके जो वीडियो में बता ही दिया है कि जैसे आपका पहले क्या आया, संस्कृत। दूसरा आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं हमारे वीडियोज़। संस्कृत बाद क्या आया, पाली। और मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, पा प्रा अप आओ, ठीक है। तो पा से उठाइए तो पा हो जाएगा पाली, और प्रा से उठाएंगे तो हो जाएगा प्राकृत, आप उठाएंगे तो आपका हो जाएगा अपभ्रंश, और अ उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवहट्ट, ठीक है। अब इसके पहले जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा थी उसमें आप संस्कृत भी जोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। ये आपका जो है ये मध्यकालीन आर्य भाषा का सूत्र है, ठीक है। इसका सूत्र है मध्यकालीन आर्य भाषा का सूत्र है, विकास क्रम, ठीक है। ये हमारा जो ट्रिक है अप पा प्रा अप व, ये किसका सूत्र है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट आया। तो इसके पहले संस्कृत था, तो संस्कृत आप ले ही सकते हैं। तो कह रहा है कि अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। मतलब जो अपभ्रंश भाषा है इसके परवर्ती माने बाद में क्या आ रहा है, अवहट्ट आ रहा है। देख लीजिए, अपभ्रंश के बाद में क्या आ रहा है, अवहट्ट अव आ रहा है, तो से अवहट्ट हो गया। तो अवहट्ट को ही जो है नाम दिया गया। जो अपभ्रंश भाषा के बाद का जो समय था उसी को क्या नाम दिया गया, अवहट्ट नाम दिया गया। क्लियर। फिर करा 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। मतलब चूंकि इसका जो समय था अवहट्ट भाषा का, वो आपका था अवहट्ट, और यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई जानकारी होना चाहिए, जानकारी कहीं जाती नहीं है। एक वाक्य है कि ज्ञान आपको धोखा नहीं दे सकता है, भले इंसान आपको धोखा दे दे। तो जो ज्ञान है आपका वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कहीं भी रहेगा। उसका जो है अगर बीज है तो उसको जो है प्रस्फुटित होता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ज्ञान नहीं है, आप इंसान पे भरोसा करते हैं, इंसान आज आपके साथ है कल वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो धोखा दे सकता है। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान आपका कभी भी धोखा नहीं देता है, और उसी जगह पे इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसमें हमको क्या ज़रूरी है, ज्ञान। अगर ज्ञान है तो आप कहीं भी 2 पैसा कमा सकते हैं, नौकरी मिलेगा तो और नहीं मिलेगा तो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप लोग को, सभी लोग को नौकरी मिले, और अच्छी अच्छी नौकरी। इसी नाते हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करें। तो ये हो गया आपका अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का काल मैंने आपको बताया ही था, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और अवहट्ट का काल है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। आज हम यही पढ़ा रहे हैं आपको, अवहट्ट पढ़ा रहे हैं। अपभ्रंश तो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अपभ्रंश का एक काल है, मतलब ये जो है अवहट्ट का जो कालखंड था वो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक था। लेकिन ये कह रहा है कि 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट माना है। मतलब ये 11वीं सदी से लेकर, अब यहाँ 11वीं सदी से दे रहा है, 11वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट माना है। मतलब ये 900 से 1100 वर्ष तक तो चला ही चला, लेकिन अभी कुछ जो रचनाकार थे अपभ्रंश भाषा के रचनाकार, वही अपभ्रंश भाषा के रचनाकार, जैसे मान लीजिए कि अपभ्रंश के 500 से 1000 में वही रचनाकार थे, और वही रचनाकार जब 1100 से 1400 वर्ष के बीच में लिख रहे हैं अपना साहित्य, तो उसका क्या नाम दिए, अवहट्ट नाम दिए। क्या नाम दिए, अवहट्ट। समझ में आया। जैसे कि 500 से 1000 ईस्वी तक आपका अपभ्रंश काल रहा। अब इस अपभ्रंश काल के जो रचनाकार थे, क्या थे, रचनाकार थे। भाई वो मर तो जाएंगे नहीं। मान लीजिए कोई ऐसे बहुत से रचनाकार होंगे कि वो 500 अपभ्रंश में भी लिखे होंगे, अवहट्ट में भी लिखे होंगे। तो जब उन्होंने अपना साहित्य जो लिखा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 में, तो उसका नाम दिया, क्या नाम दिया अपने साहित्य का, अपभ्रंश नाम दिया। क्या नाम दिया अपने साहित्य का, अपभ्रंश नाम दिया। लेकिन अगर वही कुछ जिंदा रहे और उसके बाद के जो रचनाकार हुए वो जो है 11वीं सदी से लेकर के 14
1600 ईस्वी तक ये उसी साहित्य को अपना जो इस काल में उन्होंने लिखा उसका नाम क्या दिया? अवहट्ट दिया। क्या नाम दिया? अवहट्ट नाम दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ लिख रहा है 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश की रचनाकारों ने अपनी भाषा को क्या कहा? अवहट्ट कहा है। समझ में आ गया ना कि मतलब वो जो 11वीं सदी से और 14वीं सदी के बीच में जो भी साहित्य लिखा गया और वो अपने जो रचनाकार ने लिखा उन रचनाओं को जो भाषा का नाम दिया उसका क्या नाम दिया? अवहट्ट। और जो 11वीं सदी से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर 11वीं सदी के बीच में जो रचनाकार थे और जो अपनी रचनाएं लिखे उसका उन्होंने उसी साहित्य का क्या नाम दिया? अपभ्रंश दिया। अब तीसरा प्रश्न है, जबकि अवहट्ट, मैं आपको अवहट्ट भाषा से का परिक्षेत्र बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, उससे संबंधित बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, जो विभिन्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है यहीं से। जबकि अवहट्ट भाषा का कालखंड 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक निर्धारित है। ठीक है, अब जो आपको मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि जो अवहट्ट भाषा का कालक्रम अगर पूछेगा कि अवहट्ट भाषा का कालक्रम या कालखंड कितना है तो आप निसंदेह लिखेंगे 900 ईस्वी से लेकर के 11, मतलब 200 वर्ष का था। कितना था? 200 वर्ष का। ठीक है, कालखंड पूछेगा तो आप बताएंगे 900 वर्ष से लेकर 11वीं सदी तक, और अगर ये पूछेगा कि कब तक चला तो आप बताएंगे 1400 ईस्वी तक। ठीक है, 1400 ईस्वी तक। ठीक है, इसी में दे रहा है कि साधारणतः बांग्ला भाषा की उत्पत्ति का क्रम यह बताया गया है। मतलब जो आपका बांग्ला भाषा है, जिस तरह हम लोग का होता है उड़िया और जो है खड़ी बोली, ठीक है, बिहारी, असमिया, तो उसी तरह से बता रहा है कि साधारणतः बांग्ला भाषा की जो उत्पत्ति का क्रम यह है। तो पहले क्या था? मागधी प्राकृत, फिर मागधी अपभ्रंश, फिर मागधी अवहट्ट, फिर बांग्ला। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो बांग्ला भाषा है और बांग्ला भाषा की भी उत्पत्ति किससे हुआ है? अवहट्ट से ही हुआ है। आप लोगों को मैंने जो है एक सूत्र बताया था मागधी का कि बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया, मागधी अपभ्रंशी है। ठीक है, तो उसमें आपका बांग्ला आ जा रहा है, बांग्ला, बिहारी, यहाँ लिख सकते हैं बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया, मागधी अपभ्रंशी है। ये मेरा सूत्र है मागधी अपभ्रंश का। ठीक है, सूत्र। मैं चूँकि एक कवि हूँ और कविता में ही आप लोगों को मैं ट्रिक बनाता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। एक बार आप लोग रट लेंगे, याद कर, तो जीवन में अपने भी पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप लोग स्टूडेंट हैं तो कल आप लोग एक सजग और जागरूक अभिभावक भी बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए आज आप जो है स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आज आप विद्यार्थी हैं तो कल आप जो है आपके यहाँ बच्चे होंगे, तो कल आप जो है क्या होंगे? जब आपके बच्चे होंगे तो एज ए गार्जियन, एज ए फादर, तो मतलब एक आप पिता भी बनेंगे। और कौन पिता? एक सजग और जागरूक पिता होंगे। तो अगर आपके अंदर जानकारी है और सारे सूत्र कविताओं में आपको याद है, जिस तरह हम लोग, हमारे माता पिता, छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे तो उस समय की जो कहानियाँ हम लोग को सुनाया गया था वो कहानियाँ आज याद है, उसी तरह अगर इस कविता के रूप में आप लोग को याद हो जाएगा तो अपने बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं, या एज ए टीचर, अगर मान लीजिए आप टीचर भी बनते हैं तो आप लोगों को इसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या सूत्र है? बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया, मागधी अपभ्रंशी है। ठीक है, तो ये मागधी अपभ्रंश का सूत्र है। तो इसमें जो बांग्ला आ रहा है इसी के विषय में बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि जो है जो बांग्ला भाषा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है? पहले बांग्ला भाषा से जो है कि पूर्व में कौन भाषा आया? मागधी अवहट्ट। मागधी अवहट्ट से पूर्व कौन भाषा थी? मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश से पूर्व कौन भाषा थी? मागधी प्राकृत। ठीक है, ये इसका कालक्रम है। मैंने यहाँ तीर मारा है, इसको आप समझ सकते हैं कि मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से मागधी अवहट्ट और उसके बाद बांग्ला। ठीक है, आप समझिए कालक्रम है। अगर पूछ दे कि बांग्ला भाषा का कालक्रम क्या है तो आप लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
उसके बाद देखिए लिखा है अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, विकृत मतलब आप जानते हैं कि बिगड़ा रूप। ठीक है, एक होता है तद्भव शब्द और एक होता है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द को जो है हम शुद्ध मूल शब्द कहते हैं। जो तत्सम शब्द है हमारे हिंदी में वो संस्कृत से लिया गया है अधिकतर। ठीक है, तो इस तरह से तत्सम शब्द को शुद्ध शब्द कहा जाता है। हर शब्द में लगभग 2 शब्द होता है, एक तद्भव शब्द एक तत्सम शब्द। तो जो आपका अपभ्रष्ट है, अपभ्रष्ट, ठीक है, जो अपने पथ से विचलित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट। तो जो अपभ्रष्ट भाषा है इसी को जो है कालांतर में कौन भाषा कहा गया? अपभ्रंश भाषा कहा गया। कौन भाषा कहा गया? अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो जो है यहाँ कह रहा है अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का ही विकृत। तो यहाँ शब्द से मतलब है, केवल शब्द की बात कर रहा है कि जो अपभ्रंश शब्द है, यहाँ केवल शब्द की बात कर रहा है कि अगर जो अपभ्रंश शब्द है यह किसका विकृत रूप है? अपभ्रष्ट भाषा का शब्द का विकृत रूप है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि अपभ्रंश भाषा का विकृत रूप क्या था या किस विकृत रूप से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप क्या लिखेंगे? अपभ्रष्ट। क्या लिखेंगे? अपभ्रष्ट। या इस तरह से यूँ प्रश्न करें कि अपभ्रष्ट शब्द का तत्सम शब्द क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? अवहट्ट। क्या लिखेंगे? नहीं, अपभ्रष्ट जो है, अपभ्रष्ट जो शब्द है आपका ये तद्भव है और ये आपका अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश जो शब्द जो है ये आपका शुद्ध शब्द हो गया, लेकिन इसी से अपभ्रंश से जो हमारा अवहट्ट है ये इसी से बिगड़ा रूप है। क्या अब यहाँ तो केवल ये पर्यायवाची है। अपभ्रष्ट और अपभ्रंश क्या है? दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। या तो अपभ्रष्ट भी कह सकते हैं और अपभ्रंश भी कह सकते हैं। ये दोनों तो पर्यायवाची हो गया, मतलब ये अपभ्रंश का नाम है। लेकिन इससे जो अपभ्रंश से बिगड़ा जो रूप, जिस तरह से तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव होता है, उसी तरह अपभ्रंश साहित्य का, यहाँ साहित्य से अब मतलब दे रहा है कि जिस प्रकार से तद्भव का बिगड़ा रूप क्या होता है? तद्भव होता है। अपभ्रंश का बिगड़ा रूप क्या होता है? अपभ्रष्ट होता है। उसी तरह अब यहाँ अपभ्रंश साहित्य से, यहाँ अब तक मैंने आपको शब्दों के विषय में बात किया, अब यहाँ साहित्य की बात कर रहा हूँ कि अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य था उस साहित्य से क्या बिगड़ा? जो बिगड़ा स्वरूप था वही बाद में कौन भाषा बना? अवहट्ट भाषा बना। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक दूसरे उदाहरण में मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए क्या है अपभ्रंश। अपभ्रंश का बिगड़ा रूप क्या हुआ? अवहट्ट हुआ। ठीक है, अपभ्रंश को हम क्या कह सकते हैं? अपभ्रष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को हम क्या कह सकते हैं? अपभ्रष्ट भी। दोनों पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। ये आपका तत्सम शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। तो अपभ्रंश जो साहित्य लिखा जा रहा था बीच में, लिटरेचर, इस साहित्य का जो बिगड़ा रूप है उसी को क्या नाम दिया गया? अवहट्ट। ये प्रश्न है। अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का ही विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। अब जो अवहट्ट भाषा, हम क्या पढ़ा रहे हैं? अवहट्ट भाषा पढ़ा रहे हैं आपको, इस नाते अवहट्ट के विषय में हम बात कर रहे हैं। कह रहा है ये जो है ये भी पर्यायवाची ही नाम है। ये किसका पर्यायवाची नाम है? अवहट्ट का पर्यायवाची नाम है। अवहट्ट भाषा को और हम क्या क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, या इस तरह का प्रश्न वो पूछ रहा है। अब जैसे आपका अवहट्ट का यहाँ समझिए नाम दे रहा है। अवहट्ट का एक नाम क्या, जो उसको मैंने पूर्व बताया है कि अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। एक हो गया। ठीक है, इस साहित्य के विषय में है वो। दूसरा आपका दे रहा भ्रंश का ही नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश का अपभ्रंश। अपभ्रंश का अपभ्रंश। ठीक है, इसको अपभ्रंश का अपभ्रंश मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपभ्रंश भाषा चल रहा था और फिर अपभ्रंश के बाद जो आया अवहट्ट, क्या आया? अवहट्ट। अपभ्रंश भाषा का काल चल रहा था आपका, तो अपभ्रंश के बाद क्या आया? अवहट्ट आया। तो इसको हम अवहट्ट भी कह सकते हैं और दूसरा अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कह सकते हैं। मतलब हम दोनों चीज़ कह सकते हैं।
इसको हम कह सकते हैं अपभ्रंश के बाद की जो काल भाषा है वो अवहट्ट है या अपभ्रंश का अपभ्रंश। ठीक है, ये आपका दूसरा नाम हो गया। एक नाम यह है अपभ्रंश का अपभ्रंश हो गया, फिर अपभ्रंश का अवहट्ट, मतलब इसको अवहट्ट नाम दिया गया, 2 हो गया। और तीसरा जो पूछ कह रहा है परवर्ती अपभ्रंश। क्या कह रहा है? परवर्ती है, इसी का एक नाम और है परवर्ती अपभ्रंश। अब परवर्ती अपभ्रंश का मतलब जो हमारा सूत्र है उसको उठाइए। प्रा पा, पहले पा आएगा पापा वाला, तब प्रा आएगा। अप, ये प है आओ। ठीक है, तो पा से आपका हो गया पाली, इस पास प्रा से हो गया प्राकृत, अव से हो गया अवहट्ट, और अव से हो नहीं अप से हो गया अपभ्रंश, और अव से हो गया अवहट्ट। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है कि अवहट्ट का और क्या नाम हो सकता है? परवर्ती अपभ्रंश। तो परवर्ती मैंने आपको पहले बता चुका है, परवर्ती मैंने होता है बाद का। क्या होता है? बाद का। ठीक है, उसको भी मैं चूँकि आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, आपका हिंदी तो मजबूत करूँगा। तो जैसे एक होता है परवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, तो जो विलोम है दोनों शब्द, तो परवर्ती मतलब बाद की भाषा, और पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की भाषा, पहले की भाषा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है अवहट्ट जो है अवहट्ट, यह अवहट्ट की जो है क्या कर परवर्ती अपभ्रंश, मतलब परवर्ती अपभ्रंश। तो अपभ्रंश आप मुख्य रूप से उठाइए, यहाँ ये नहीं रहेगा अपभ्रंश। यहाँ कह रहा परवर्ती अपभ्रंश, तो परवर्ती एक विशेषण है। परवर्ती क्या है? एक विशेषता बता रहा है, विशेषण है। तो विशेषण जो है कोनो खास नहीं रहता है। पहले मुख्य रूप से जो मुख्य शब्द हमारा क्या है? अपभ्रंश है। तो अगर हम अपभ्रंश को उठाएंगे तो हमारा पहला शब्द अपभ्रंश हुआ। तो अपभ्रंश से जो है बाद कह रहा है कि परवर्ती मैंने इसके बाद की भाषा, तो इसके बाद की भाषा क्या हुआ? अवहट्ट हुआ। तो एक नाम इसका हो गया परवर्ती अपभ्रंश। ठीक है, इस तरह से इसका नाम जो हमारा अवहट्ट भाषा है उसका एक नाम हो गया अपभ्रंश का अपभ्रंश, दूसरा हो गया परवर्ती अपभ्रंश, और अवहट्ट तो है ये है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। प्रश्न पूछ सकता है, कभी विकल्प में आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश कौन सी भाषा है। तो आप क्या लिखेंगे? अपभ्रंश का अपभ्रंश मतलब भ्रंश का अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद की अपभ्रंश, इस अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का एक नाम अवहट्ट भी है, जो उसके बाद की भाषा है। तो अपभ्रंश का अपभ्रंश मतलब का मतलब समझिए बाद। ठीक है, तो अपभ्रंश के बाद की अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश तो कोई भाषा उसके बाद था नहीं, वो अवहट्ट ही था। तो इस नाते हम अवहट्ट पे टिक लगाएंगे। यह कहता है कि परवर्ती अपभ्रंश में कौन सी भाषा है, तो भी हम क्या लगाएंगे? अवहट्ट का लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तीसरा है, इसमें अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अब किसके विषय में हम पढ़ा रहे हैं? अवहट्ट के विषय में पढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है इसे अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख लीजिए उदाहरण के रूप में। यहाँ जो आपका मध्यकालीन यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा लिखा है, जिसमें 3 भाग बांटे गए हैं, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। ठीक है, इसके बाद आपका शुरू होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, यहाँ अपभ्रंश का जो है ये लास्ट है, मध्यकालीन आर्य भाषा का ये लास्ट कौन है? अपभ्रंश है, अपभ्रंश लास्ट है। और इसके बाद शुरू होता है जो बड़ा कालखंड आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें बंगला, बिहारी, असम, उड़िया भाषा में पढ़ेंगे बाद में। तो इस दोनों के बीच में कौन आ रहा है? देखिए अवहट्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? अवहट्ट छूटा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा दे रहा हूँ। जैसे आपका पहले क्या आया? संस्कृत, उसके बाद क्या आया? पा आया, पा से पाली, फिर उसके बाद प्रा, उसके बाद अप, उसके बाद अव। ये मेरा सूत्र आपको याद ही है। इसके बाद इसके बाद जो बड़ा कालखंड आया है, ये आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये कालखंड है, तीसरा कालखंड है।
और इसको हम पढ़ेंगे दूसरा कालखंड, और ये संस्कृत वाला है पहला कालखंड। इसको हम कहते हैं जो है प्राचीन आर्य भाषा, इसको कहेंगे प्राचीन आर्य भाषा, आर्य भाषा। ये दूसरा कालखंड है मध्यकालीन आर्य भाषा, आर्य भाषा। और ये तीसरा है आपका आधुनिक आर्य भाषा, मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये आपका देखिए सूत्र हो गया, पास से हो गया आपका पाली, ये पास हो गया प्राकृत, अप से हो गया अपभ्रंश, और अव से हो गया अवहट्ट। ये सब गणित है, ये मत समझिएगा कि जो है जो हम लोग साहित्य पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का साहित्य, या हिंदी आर्य भाषा, या आधुनिक आर्य भाषा, या मध्यकालीन आर्य भाषा, जो भी हम पढ़ते हैं एक तरह से मैथ ही है, समझिए। जब आपको मैथ समझ में आ जाएगा तो हर चीज़ आप अपने दिमाग से तर्क वितर्क करके लगा सकते हैं। इसी तरह इतिहास है, उसका भी कालक्रम कालखंड उसको समझना पड़ता है। और मैथ वाले बच्चे जो होते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, वो कोई भी समस्या को जल्दी से जल्द हल कर लेते हैं। तो आपका हो गया है, ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अवहट्ट को। क्या कहते हैं? अवहट्ट भाषा को, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लगा है अपभ्रंश, तो अपभ्रंश आप यहाँ उठा लिए, देखिए अपभ्रंश यहाँ आपने उठा लिया, ठीक है। फिर कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अब उसके बाद आप उठा लिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आ रहा है? ये जो आ रहा है बीच में, ये क्या आ रहा है? अवहट्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है? अवहट्ट आ रहा है। तो अगर यूँ कहें कि अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में कौन भाषा आ रहा है? अवहट्ट आ रहा है, तभी भी बात वही है। या यूँ कहें कि मतलब अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अवहट्ट को। तो दोनों बात एक ही है। मतलब अपभ्रंश भाषा के बाद में कौन भाषा आया? अपभ्रंश भाषा के बाद में आपका अवहट्ट आया है, अवहट्ट आया है। अवहट्ट के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है, इस तरह से इस दोनों के बीच में कौन है? अवहट्ट है, तो इसको बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर कह रहा है अवहट्ट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। वही बात एकदम है, एकदम वही बात है जो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। सूत्र आपको याद ही है, पा प्रा अप आओ, ठीक है। पा से हो गया पाली, पा से हो गया प्राकृत, अप से हो गया भ्रंश, अव से हो गया अवहट्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये पार्ट है, ये तो पार्ट है मध्यकालीन का, और ये जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में भी 3 पार्ट हैं, जिसमें एक है प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। इसके अंतर्गत इसमें भी 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है यहाँ पर अवहट्ट को संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो है आपका मुख्य रूप से जो मध्यकालीन आर्य भाषा था, मध्यकालीन आर्य भाषा जो था, इसके मुख्य 3 ही पार्ट हैं। एक है पाली है, एक प्राकृत है, और एक अपभ्रंश है। अवहट्ट को मुख्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी जो समय काल है 500 से 1000 ईस्वी है, और अवहट्ट का 900 से 1100 है। ये मुख्य रूप से नहीं है, मुख्य रूप से इसको अपभ्रंश ही माना जाता है। अपभ्रंश के अंतर्गत ही ये आता है, जो अवहट्ट है इसके अंतर्गत ही है, आबलिक है ये, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि अवहट्ट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। मतलब ये जो आपका मध्यकालीन आर्य भाषा है और जो आपका आधुनिक आर्य भाषा है, ठीक है, इसमें ये तो 3 हो ही गया, पाली प्राकृत अपभ्रंश इसके मुख्य चरण है। लेकिन बीच में जो ये मुख्य नहीं है, गौड़ है, वो क्या है? अवहट्ट है। कहने के लिए गौड़ है, लेकिन समझ लीजिए कि यही हिंदी का जो है मुख्य रूप से, यहीं से हमारा हिंदी जो खड़ी बोली है यहीं से स्टार्ट होती है। इसका भले काल कम है, लेकिन ये समझ लीजिए संक्रांतिकालीन जो है काल था। और संक्रांतिकालीन में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना चल रहा है, ये हमारा क्या है? संक्रतकालीन समय है, और संक्रमणकालीन समय इसको भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
संक्रमणकालीन समय भी इसको कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, जो कोरोना हमारा काल चला संकटकालीन काल भी कह सकते हैं। तो जो हमारे मतलब जो है लोग पीड़ित हैं, तो उनको व्यवस्था मान लीजिए सरकार की तरफ से हो ही रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए टेक्निकल रूप में नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वो जो टेक्निकल कमी है उसको सरकार पूरा करेगी। अगर यह जो है कोरोना काल न आया होता तो फिर जो है ये हमारे अंदर क्या कमियां हैं, चाहे वो सामाजिक रूप में, चाहे वो हमारा वैज्ञानिक रूप में, किसी भी रूप में अगर हमारी जो कमियां हैं उसको हम नहीं जान पाते कि जो है हमारे अंदर कमी क्या है, आया इससे बाद में कोई इससे बड़ा भयंकर छुआछूत संक्रमित जो है कोई रोग आ जाता है, तो उसके लिए क्या तैयारी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए जो है बहुत बड़ा समय आता है ये संक्रमण कालीन। तो ये समझिए कि संक्रमण कालीन जो समय था ये कोरोना काल की तरह था। तो अब जो इसके बाद की जो टेक्निक होगी बहुत ही उच्च स्तरीय होगी, क्योंकि हमारी कमियों को हमको मालूम हो गया, हमारे वैज्ञानिकों को भी यह कमी मालूम हो गया। तो अब जो टेक्निक होगा वो अगले भयंकर रोग से लड़ने के लिए होगा। तो अगर ये चीज़ नहीं आया होता तो बताइए जो है इससे उच्च टेक्निक का मेडिकल साइंस में जो है कोई सर्च करता नहीं करता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी अवहट्ट भाषा है, इसी नाते बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा हो जाती है, और इसी नाते इस टॉपिक को पढ़ाया भी जाता है, और इसी नाते बड़े बड़े परीक्षाओं में इसी से संबंधित अधिक प्रश्न आते भी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी नाते जो है अवहट्ट भाषा को हम क्या कहते हैं, संक्रमण कालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा, ठीक है। बाकी जो भाषाएं हैं वो तो धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रही थी। जैसे आपका पाली है, तो पाली से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश आया। ये तो धीरे धीरे रूढ़िवादिता की तरफ धीरे धीरे था, मैंने थोड़ा सा रूढ़िवादिता थी और थोड़ा थोड़ा उसमें जो है वो था सुधार भी था। तो पाली से थोड़ा सा सुधार हुआ प्राकृत में, पाली से थोड़ा सा सुधार हुआ भाषा के रूप में अपभ्रंश में। तो लेकिन जो अवहट्ट था, ये जो भाषा था ये एकदम परिवर्तन कर दिया है। ये इसको जो उसका एक लाइन लकीर का फ़कीर चल रहा था उसको एकदम परिवर्तित कर दिया। ये मतलब उसको हटा दिया और सीधे सीधे इसका लैंग्वेज बदल करके आधुनिक हिंदी की तरफ हो गए। जो हम लोग आज बोल रहे हैं खड़ी भाषा में जो बोल रहे हैं, वो उस भाषा के रूप में हमारी प्राचीन हिंदी का ये स्वरूप यहीं से जो है निकलता है। प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी जो हम कहते हैं, जिसको हम आधुनिक आर्य भाषा भी कहते हैं, इसके आधुनिक आर्य भाषा में 3 पार्ट हैं, आपको लिख दे रहे हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक है प्राचीन हिंदी, दूसरा है आपका मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा है आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो ये जो था हमारा हिंदी का जो सूत्रपात कहाँ से हुआ, अवहट्ट से हुआ है। इस नाते हम लोग जो है अवहट्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अवहट्ट का विशेष मायने है। इसी नाते मैं यह वीडियो आपको बहुत ही खुलकर पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच कड़ी की क्या है, अवहट्ट है। फिर अवहट्ट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। आपको मैंने बता ही दिया है कि इसका जो समय था अवहट्ट का वो 900 से 1100 ईस्वी तक मुख्य रूप से रहा, लेकिन जो इसका साहित्यिक रचना है वो 1400 तक चला है, ठीक है। तो और 1400 ईस्वी तक चला है। इस नाते अगर कोई पूछे कि साहित्य में इसका प्रयोग कब तक हुआ है तो आप बताएंगे 1400, और इसका मुख्य कालखंड कोई पूछे तो आप बताएंगे 900 से लेकर 1100 ईस्वी, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब्दुल रहमान दामोदर पंडित ज्योतिरीश्वर ठाकुर विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट या अवहट्ठ कहा है, ठीक है। जैसे उस जो अवहट्ट जो भाषा था, जो साहित्य जब रचना रचित हो रही थी, उसमें कुछ प्रमुख जो विद्वान कवि थे, उन्हीं में से एक हैं अब्दुल रहमान दामोदर पंडित ज्योतिरीश्वर ठाकुर विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को क्या कहा, अवहट्ट या अवहट्ट। यहाँ देखिए ट है, यहाँ ठ है। तो इन्होंने ये जो प्रमुख हैं अब्दुल रहमान दामोदर पंडित, इसको प्रश्न भी आ सकता है कि अब्दुल रहमान ने अपनी भाषा को कौन सी भाषा कहा है, तो अवहट्ट या अवहट्ट कहेंगे। या फिर पूछेगा दामोदर पंडित अपनी साहित्य को कौन सा साहित्य मानते हैं, अवहट्ट या अवहट्ट। ज्योतिरीश्वर ठाकुर अपने साहित्य को क्या मानते हैं, अवहट्ट या अवहट्ट। विद्यापति क्या मानते हैं अपने साहित्य को, अपने भाषा साहित्य को, अवहट्ट या अवहट्ट, ठीक है। ये चारों लोग जो है अपने जो है भाषा साहित्य को क्या माने हैं, अवहट्ट माने हैं, ठीक है। आगे है, अवहट्ट भाषा सतत परिवर्तनशील होती रहती है। जो अवहट्ट भाषा है वो सदा जो है चेंजिंग होती रहती है, चेंजिंग, ठीक है।
चेंजिंग। ठीक है, ये सदा चेंजिंग होती रहती है और उसी चेंजिंग का देन है आज हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से होते हुए आधुनिक हिंदी में हम जो है परिणित हुए हैं। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको जो है शेयर करिएगा अपने मित्रों को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा उत्साहवर्धन के लिए अपना आत्मीय कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद जो है मैं आपको इसकी अगली कड़ी में पढ़ाऊँगा अभट्ट भाषा से संबंधित। धन्यवाद।